नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मतदाताओं ने राज्य की सियासत के सभी दिग्गजों का भविष्य का फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है। मतदाताओं के मिजाज को देखते हुए आगामी 10 मार्च को मतगणना के दिन कई नए मिथक बनेंगे और कुछ के टूटने की भी संभावना जताई जा रही है। न केवल बीजेपी, कांग्रेस बल्कि दल बदल कर नई पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले नेताओं का भी राजनीतिक करियर भी मतदाता तय करने जा रहे हैं। हालांकि सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में भारी मतदान का दावा किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी परंपरागत सीट खटीमा से ही चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने पुराने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी हैं। उत्तराखंड में सीएम को लेकर जारी मिथक की वजह से इस सीट के नतीजों पर सभी की निगाह है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहे हैं और उनके टिकट को लेकर भी अंतिम क्षणों तक गतिरोध लगातार जारी रहा था। रावत की सीट के नतीजों का न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। और इसी के साथ में उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री के चुनाव को लेकर एक मिथक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शुरू से दावा करते आ रहे हैं कि वो इस मिथक को तोड़कर ही रहेंगे। पांडे की चुनौती के परिणाम पर भी लोग टकटकी लगाकर देखे हुए हैं। वहीं राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के बनने के दावे के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इसी के साथ में सीएम चेहरा कर्नल कोठियाल है। कर्नल कोठियाल जिस गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनने ना बनने को लेकर उसमें भी एक मिथक जुड़ा हुआ है। गंगा यमुना की पावन लहरों से सजी देवभूमि उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोटिंग कल खत्म हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक शाम को पोलिंग बूथ से मिले आंकड़ों के हिसाब से 64.29% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। हालांकि इस बार राज्य के वोटर्स का उत्साह 2017 विधानसभा चुनावों के मुकाबले कम रहा। पिछले चुनाव में 65.64% वोटर्स ने मतदान किया था। राज्य में पोलिंग के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अनूठा नजारा देखा जा रहा है। एक तरफा राजधानी देहरादून में 52% मतदाताओं ने बेहद निराश किया, तो वहीं पोल परसेंटेज के हिसाब से जिला अल्मोड़ा में 50.65% और पौड़ी गढ़वाल में 51.93% और इसी के साथ में टिहरी गढ़वाल में भी 52.66% के बाद राज्य में नीचे से चौथे नंबर पर रहा। और दूसरी तरफ हरिद्वार में 68.37% और ऊधम सिंह नगर में 65.13% मतदान हुआ। तो वहीं दुर्गम और बर्फीले पहाड़ी इलाके वाले रुद्रप्रयाग में 60.36%, पिथौरागढ़ में 57.49% वोट पड़े। खटीमा कांग्रेस उम्मीदवार के वीडियो वायरल होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा माफियाओं के साथ साठगांठ रहती है, उनकी संस्कृति रही है। पहले ये उनके नेताओं का था और अब उनके कार्यकारी अध्यक्ष और खटीमा कांग्रेस उम्मीदवार की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा माफियाओं से साठगांठ, खनन माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, घोटालेबाज हों, गुंडागर्दी करने वाले हों, उनके यहाँ का जो कि एक तरह से मैं कहूँ कि उनकी संस्कृति रही है। हमेशा ये काम करना कांग्रेस की संस्कृति में रहा है। पहले उनके नेताओं के आते थे अध्यक्ष, और जो खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे भुवन कापड़ी जी, उनका आया है। तो आप सब देख ही रहे हैं कि उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही सब कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने बड़े नेताओं के भी नाम लिए हैं, जिसके अंदर के बड़े नेता नहीं, वो सभी नेताओं के नाम उसमें लिए गए हैं और सभी नेताओं के नाम आए हैं। उसमें कहने जैसी कोई बात नहीं है, सभी लोगों ने उसको देखा है। सर, लक्सर के जो है भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए क्या? अभी देखते हैं कि उसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। पौड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज ने दिन रात चुनाव प्रचार में लगे बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधानसभा निर्वाचन
क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज आज सुबह से ही सैदिया खाल स्थित अपने घर से निकलकर जगह जगह लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। और इसी के साथ में आपको बता दें कि महाराज ने अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं के सहयोग और आशीर्वाद के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। और इसी कड़ी में लक्सर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया है और इसी के साथ ही उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग की है। सोमवार को विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद देर से शाम पत्रकारों से बात करते हुए लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि उनकी ओर से विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्य किया गया है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि मदन कौशिक की ओर से लक्सर और ग्रामीण सीट पर कुछ लोगों को प्रोत्साहित कर पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ खड़ा किया गया था, जिससे पार्टी प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सके। संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कभी पार्टी के वफादार नहीं हो सकते। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को आस्तीन का सांप तक कह डाला और साथ ही कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कार्यप्रणाली की वजह से निष्पक्ष जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पार्टी हाईकमान के पास भी जाएंगे। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फक्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूं कि उसे तत्काल पार्टी से निकाला जाए। बहुत उत्तराखंड के रामपुर में बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से मीटिंग की, जहां उन्होंने चुनाव में उतरे अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा के लिए विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया और साथ ही संभवतः वोट कमल के फल पर दिया, सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। वो मेरे भाई, वो मेरी बहनों का, भाइयों का, साथियों का, सहयोगियों का, जिन्होंने भारत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट किया है, उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। जिन्होंने भारत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट किया है, उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने आज आभार व्यक्त करने के लिए ही
ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया था। अगली वार्ता कब होने जा रही है मीडिया के साथ? अब अगली वार्ता तो 10 तारीख के बाद ही होगी और 10 के बाद होगी। विधायक जी, इस चुनाव में कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने जो है भीतरघात किया है, वो हर बार ही मतलब सामने आते रहे हैं, तो इस बार मतलब पार्टी को कहीं ना कहीं कितना नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं वो लोग? नहीं, हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार। हमारा विरोध नहीं है कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद सभी पोलिंग पार्टियां वापस अपने अपने स्ट्रांग रूम के लिए कल से ही पहुंचने लगी। वहीं देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी आर राजेश कुमार ने देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इसी के साथ में इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम की त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था और लाइव सीसीटीवी कैमरे सहित सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और इसी के साथ तैनात संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। बात मैं कहूँ, 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है। जो इनर मोस्ट स्ट्रांग रूम है उसका गार्डिंग सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ये लोग कर रहे हैं और बाहर के जो 2 कॉर्डन हैं वो स्टेट पुलिस द्वारा और स्टेट आर्म्ड पुलिस द्वारा मैन किया जा रहा है। तो 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है। तो जिस तरीके से पोलिंग के जो एजेंट होते हैं, राष्ट्रीय दलों के जो बिठाए होते हैं, उनकी निगरानी में ये सब कुछ होता है? हाँ, ये जो स्ट्रांग रूम की सीलिंग होती है, ये संबंधित आरओ, संबंधित विधानसभा के ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट या उनके द्वारा अधिकृत किए गए एजेंट हैं उनके सामने होता है। सभी आरओस ने कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को सूचित कर दिया था। अल्मोड़ा के 6 विधानसभाओं के 911 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों को अल्मोड़ा के होटल मैनेजमेंट में कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है। 10 मार्च तक इनकी निगरानी के लिए पुलिस लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मशीनों को ऑब्जर्वर के सामने सील किया गया है। इनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उसी के साथ में भी कड़ी सुरक्षा की गई है, जिनके द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। यहाँ ईवीएम सभी 6 विधानसभाओं के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अभी सुबह इनकी सीलिंग आरओ और जो माननीय प्रेक्षक महोदय आए थे उनकी उपस्थिति में करवा दी गई है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा। यहाँ 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था पुलिस के द्वारा और जो सेंट्रल फोर्सेस है उनके द्वारा की गई है। वेब कैम और सीसीटीवी वगैरह से मॉनिटरिंग लगातार इसमें की जाएगी। जो भी लोग आने जाने वाले होंगे उनका पूरा विवरण यहाँ पर रखा जाएगा। जनपद से हम लोग एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेंगे जो रोज आकर इसको सुरक्षा व्यवस्था को एक बार। उत्तराखंड के विकासखंड पोखरी के जखमाला गांव में गरीब परिवार को पानी का कनेक्शन नहीं मिला है। बता दें कि गरीब परिवार ने डीएम से मामले पर जांच की गुहार लगाई है। हर घर नल हर घर जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को घर तक पानी का कनेक्शन मिलना जरूरी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों की मनमानी के चलते गरीब परिवार आज भी पानी से वंचित है। ऐसे में सरकार की गरीबों की कल्याण की योजना कैसे फलीभूत हो सकती है? फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन क्या कुछ करेगा, ये देखने वाली बात होगी। सरकार सुविधा दियोनी में घर में पानी नहीं जी। तो सरकारी योजना होनी कुछ नहीं, हम तक योजना होनी हम तक कोई लाभ नहीं। शौचालय बढ़ाए वो भी कुछ ये पैसा भी नहीं मिला। मंत्री योजना ही और आज तक हम तक पानी पूनी कुछ नहीं, खाली 2 नल मिला और
20% के लोग पानी हम तो सरकार से ये निवेदन से जल्द से जल्द हमको हम पानी दो। अब नहीं तो हम ना वोट दूँ ना कुछ दूँ। ये साल में वोट दूँ अब कोई हम। कोरोना की तीसरी लहर का ग्राफ अब प्रदेश में भी बढ़ रहा है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में दूसरी लहर के समय में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली थी, जिस पर सरकार ने लगभग अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। अगर बात करें जनपद अल्मोड़ा की, तो यहाँ के सभी बेस मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय के साथ ही रानीखेत, सोमेश्वर, धौला देवी के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। आज तक इनको संचालन करने वाले टेक्नीशियनों की भारी कमी है और साथ ही आईसीयू में भी काफी कमी है। इसी के साथ में हालांकि जनपद मुख्यालय में तो कुछ लोगों को इसके लिए ट्रेन कर आईसीयू तैयार की गई है। उसी के साथ में जिसको लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जानकारी दी। अभी वर्तमान में क्यों डेडिकेटेड स्टाफ हम लोगों ने आईसीयू के लिए ट्रेनिंग कराया है। वर्तमान में अगर कोई भी आईसीयू रिलेटेड पेशेंट आता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है। उनको जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता थी उनको हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी। ऋषिगंगा की आपदा के 1 साल बाद भी आपदा में मारे गए लोगों के शव मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 520 मेगावाट वाली एनटीपीसी की तपोवन विष्णु जल विद्युत परियोजना के टनल से एक और शव बरामद हुआ है। शव की पहचान भी हो चुकी है। पिछले साल 7 फरवरी को ऋषिगंगा की आपदा में 206 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 88 के शव बरामद किए जा चुके थे। एनटीपीसी के 140 श्रमिकों की भी इस आपदा में मौत हो गई थी, जिसमें कई श्रमिकों के शव परियोजना की टनल में फंसे हुए थे। संपूर्ण उत्तराखंड को झकझोर देने वाली ऋषिगंगा की आपदा को 1 साल पूरा हो चुका है। इस आपदा में 206 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई थी। इस जल प्रलय को याद करते ही आज भी रैनी और तपोवन घाटी के ग्रामीणों की रूह कांप जाती है। स्थिति यह है कि आज भी तपोवन और रैनी के ग्रामीण धौली और ऋषिगंगा के किनारे जाने से डरते हैं। आपदा को 1 वर्ष बाद भी क्षेत्र में धौली गंगा और ऋषिगंगा के टूटे तटबंधों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मलारी हाईवे का सुधारीकरण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हो चुका है। रैनी गंगा में मलारी हाईवे पर आज भी बैली ब्रिज से ही वाहनों की आवाजाही लगातार हो रही है। यहाँ स्थायी मोटर पुल का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। नैनीताल बैंक ने अपने ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं को महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती सीबीएस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। बैंक के नवीनतम सीबीएस प्लेटफॉर्म फिनेकल पर अपने ग्राहकों को सुविधाएं देना प्रारंभ कर दिया है। बैंक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने सीबीएस प्लेटफॉर्म का विधिवत उद्घाटन किया। नया स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लाने के अपने बैंक में एक परियोजना हम लेके आए थे और आज हमें खुशी है कि 2 साल के तक प्रयास और मेहनत के बाद हमारे इस बैंक ने और यहाँ के लोगों ने मिलके इसको सफल बनाया और कल हम लोग फिनेकल 10 में लाइव हो गए। इसका और नया सीबीएस सिस्टम हमारा जो है वो लाइव हो गया। इसका कितना महत्व क्या नाम है बैंक को? इसका महत्व ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी बैंक का वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होना चाहिए और आजकल जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत एक चिंता जताई जाती है कि फ्रॉड्स होते हैं, ये होते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होती है और कस्टमर को कन्वीनियंस मिलती है सर्विस के लिए। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हम लोग देते हैं, कितनी ईजीली हम लोग अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और किस कन्वीनियंस के साथ हम दे सकते हैं। और एक बड़ी चीज़ होती है कि बैंकिंग में बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो MIS सिस्टम हम उसको बोलते हैं, वो भी बेहद मजबूत हो जाता है फिनेकल 10 आने के बाद। फिनेकल 10 हमारे देश के सभी बड़े बैंकों के पास है, तो ये इस क्षेत्र का एक छोटा बैंक होने के बावजूद हमने सोचा कि फिनेकल 10 हमारे बैंक में भी होना चाहिए और आज हम इसको लाइव करके बेहद खुशी का अनुभव।
काशीपुर में विजयनगर नई बस्ती रोड पर 1982 में स्थापित हुआ सीतापुर आई हॉस्पिटल आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। इस हॉस्पिटल का आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। शिलापट आज भी खाली पड़ा है। जिसने भी इस अस्पताल का उद्घाटन करना चाहा वो मौत के गाल में चला गया। इस अस्पताल का जीर्णोद्धार करने के लिए जिस किसी राजनीतिक व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया वो कदम थम सा गया। यहाँ के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी इसके जीर्णोद्धार के लिए शासन में बात की और इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा भी अब मुक्त करा लिया गया था, लेकिन वो पैसा आज तक अस्पताल में नहीं लग पाया। यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि ये सीतापुर आई हॉस्पिटल भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। रहता ना कोई ये। अच्छा, तो आप जैसे कि रात और दिन यहीं रहती हैं और तो डर वगैरह कैसे दिन डर लगा है, फिर हम डर अब हिम्मत बांधे रहते हैं। डर तो लगता है, डर लगता है क्योंकि पूरा खंडर में तब्दील हो गया। ये है ऊपर है। हाँ ऊपर। पहले आवाज़ें सुनाई देती थी, अब नहीं सुनाई देती? सुनाई देती रहे पहले देती थी। हाँ, सबको ही पता है। देखो ये सब जितने रहते हैं नहीं पता है। अब नहीं देती? अब नहीं। डर वगैरह तो लगता होगा कभी कभी? भैया जब खंडेल है तो डर तो लगता ही है, फिर नौकरी है तो करना भी है, पेट तो पालना ही है। किस तरीके का डर महसूस होता है, क्या लगता है? जैसे कि रात में अक्सर जो आप जाती होंगी अंदर, किस तरीके का लगता है? क्या जी, क्या नाम है आपका? किशोरी लाल। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं आप? यहाँ हमको हो गए 25-26 साल। अच्छा, जैसे कि इसमें आवाज़ें वगैरह आती थी वो भी बताया, सरला देवी जी ने भी बताया। ठीक है, जो बताया है। क्या बात? वो जानवर को। हाँ, तो ये तो आती रहती है और ये तो शमशान घाट है ही है। बहुत पर्यटन का हर चीज़ का। अच्छा, ये शमशान घाट का में तब्दील हो गया भैया? और क्या। अच्छा, इसमें तो क्या रात क्या दिन सब आवाज़ आती रहती है। अच्छा, और जिसको कहते हैं जानवर बिज्जो यहाँ पर रहती है। उत्तराखंड में खुशगवार मौसम के बीच मतदान संपन्न हुआ। ज्यादातर क्षेत्रों में दिन भर मौसम खराब रहा, वहीं कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए और मध्यम हवाएं भी चली। हालांकि आज फिर से मौसम ने करवट बदली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिन में भी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानों में भी मौसम शुष्क ही रहने के आसार हैं। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिन से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा था। वहीं कुछ जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण प्रदेश में कहीं कहीं आंशिक बादल भी छाने के आसार हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम अब बदल चुका है। इसी के साथ में पश्चिम विक्षोभ से भी कई नए बदलाव मौसम में देखने को मिले। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों में हल्का कुहासा रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से जारी 16 से 19 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। विभाग ने किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। धूप निकलने से तापमान में कुछ उछाल दर्ज किया जा सकता है। देहरादून में भी आसमान साफ रहेगा। इसी के साथ में सुबह के समय कुहासा छाए रहने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
वहीं मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।